आइए शुरुआत करते हैं। एक तरफ पहाड़ी झरनों की वो शांत, सुकून देने वाली आवाज, और दूसरी तरफ इन्हीं खूबसूरत हिमालयाई वादियों में कचरे के पहाड़। सुनने में अजीब लगता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम ईस्टर्न हिमालयाज, खासकर सिक्किम के एक ऐसे ही विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को समझेंगे। ये सिर्फ इस स्टेट की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के नाजुक इकोसिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इसमें डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले इस हैरान कर देने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। हर साल लगभग 15 लाख टूरिस्ट सिक्किम आते हैं, जबकि वहां की लोकल आबादी सिर्फ 6 लाख के आसपास है। सोचिए, ये मैसिव इन्फ्लक्स एक कमाल का पैराडॉक्स क्रिएट करता है। एक तरफ टूरिज्म वहां की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, उनकी लाइफलाइन है, और दूसरी तरफ यही टूरिज्म इस फ्रेजाइल एनवायरनमेंट पर सबसे बड़ा दबाव बन चुका है। सेक्शन 1, पायनियरिंग पॉलिसीज और ग्रासरूट सक्सेसेस। देखते हैं कि सिक्किम इस दिशा में बाकियों से आगे कैसे है। इस राज्य का इतिहास यहाँ की लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी से गहराई से जुड़ा है। इनकी जो मिनिमलिज्म और नेचर के साथ मिलकर रहने की प्रथा है ना, उसी ने आज की आधुनिक पॉलिसीज को इंस्पायर किया है। और इसका नतीजा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिक्किम पूरे भारत का एकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF+ मॉडल स्टेटस हासिल किया है। इसका मतलब सिर्फ शौचालय बनाना नहीं है, बल्कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का पूरी तरह से सही प्रबंधन करना है। ये इस छोटे से राज्य के लिए सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस कमाल के मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए स्टेट ने हाल ही में अपने 2026 के नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू कर दिए हैं। अब यहाँ मिक्स्ड वेस्ट डंपिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। कचरे को 4 हिस्सों में बांटना अब कंपल्सरी है: वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट। ये कड़ी पॉलिसी साफ दिखाती है कि सिस्टम अब यूजर अकाउंटेबिलिटी पर कितना ज्यादा जोर दे रहा है। जो कचरा फैलाएगा, जिम्मेदारी उसी की होगी। अगर ग्राउंड लेवल पर इसका सबसे रोचक उदाहरण देखना हो तो हाई एल्टीट्यूड गांव लाचन पर नजर डालिए। वहां की पवित्र गुरुडोंगमर लेक को बचाने के लिए कम्युनिटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यहां आने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग होती है और पकड़े जाने पर फाइन लगाया जाता है। प्लास्टिक्स की जगह उन्होंने ट्रेडिशनल बैम्बू वाटर बॉटल्स को अपना लिया है। ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव सच में एक गेम चेंजर है। सेक्शन 2, अ टेल ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। यहाँ हम अर्बन स्ट्रगल्स और ग्रासरूट्स ट्रायम्स की कहानी देखेंगे। जमीनी हकीकत अक्सर थोड़ी अलग होती है और यहाँ एक बड़ा अंतर साफ दिखता है। एक तरफ राजधानी गैंगटॉक है, जो अपने टोटल वेस्ट का आधा हिस्सा यानी लगभग 40% भी कलेक्ट और प्रोसेस करने में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंगेन जैसा छोटा शहर है, जो सीधा जीरो लैंडफिल एम्बिशन के साथ पूरे देश के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। काफी अलग तस्वीरें हैं, है ना? अब दिमाग में सवाल आता है कि मंगन आखिर ये कर कैसे रहा है। इसका जवाब है एक एडवांस्ड MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सही इस्तेमाल। एक ऐसी जगह जहां स्पेशलाइज्ड सॉर्टिंग मशीन्स लगातार काम कर रही हैं, ड्राई वेस्ट को अलग अलग करके उन्हें वैल्यूएबल रिसाइक्लेबल्स में बदल रही हैं। ये फैसिलिटी मेश्योर करती है कि कचरा सीधे पहाड़ों या लैंडफिल में सड़ता ना रहे, बल्कि एक रिसोर्स बन जाए। यह सिचुएशन तब और सीरियस लगने लगती है जब हम गेजिंग और रंगपो की तुलना करते हैं। गेजिंग में बिना सोचे समझे कचरा डंप करने की वजह से पहाड़ी के नीचे बसी कम्युनिटीज पर लैंडस्लाइड का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। दूसरी तरफ रंगपो को देखिए, जिसे क्लीनेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड मिला है क्योंकि वहां एक शानदार रिसाइकलिंग इकोसिस्टम इफेक्टिवली चल रहा है। एक तरफ जान का खतरा तो दूसरी तरफ उम्मीद की किरण। अच्छा, नए कचरे का तो ठीक है, पर उन पुराने लैंडफिल्स का क्या, जहां सालों से कचरे के पहाड़ खड़े हैं? इसे टैकल करने के लिए सरकार ने मार्टम लैंडफिल में 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया है और यहां इस्तेमाल हो रहा है बायो माइनिंग का। बायो माइनिंग एक बड़ा ही इको फ्रेंडली तरीका है। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज करके दशकों पुराने कचरे को अलग करके प्रोसेस किया जाता है, ताकि उस जमीन को फिर से सांस लेने का मौका मिले और उसे दोबारा काम में लाया जा सके। इन कमाल के ग्रास रूट्स मूवमेंट से
काफ़ी कुछ एक्शनेबल सीखने को मिलता है। जैसे ठेरी संस्था का ज़ीरो वेस्ट आंदोलन देख लीजिए, जिसने 10,000 किलो से ज़्यादा वेस्ट को लैंडफिल में जाने से रोक दिया। 100 से ज़्यादा ज़ीरो वेस्ट हाउसहोल्ड्स बन चुके हैं। या फिर फडामनचंद गांव का उदाहरण लीजिए, जिसे सिक्किम के सबसे साफ गांव का दर्जा मिला है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि जब कम्युनिटी खुद आगे आकर डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन लेती है तो नतीजे कितने शानदार होते हैं। सेक्शन 3, रियलिटी चेक। आइए देखते हैं सिस्टेमिक गैप्स और द अनसीन कॉस्ट ऑफ ग्रोथ को। एक बार इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। गैंगटॉक हर दिन 49 टन म्युनिसिपल वेस्ट निकालता है, जिसमें से 50% ऑर्गेनिक यानी गीला कचरा होता है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि घरों और दुकानों के लेवल पर ही कचरा ठीक से अलग नहीं होता। इस वजह से ये ऑर्गेनिक वेस्ट प्लास्टिक्स और बाकी कचरे के साथ मिलकर पूरी तरह कंटैमिनेट हो जाता है। और यही वजह है कि कंपोस्टिंग प्लांट्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अगर हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखें तो रेगुलेटरी ओवरसाइट आज भी एक बहुत बड़ा हेडेक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। असलियत में ये कागजी आंकड़े इलीगल डंपिंग और कचरे से निकलने वाले जहरीले पानी यानी लीचिड पोल्यूशन की सच्चाई पर पर्दा डाल देते हैं। ग्राउंड पर हालात ऑफिशियल डेटा से कई ज्यादा खराब हैं। और यही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सीधे जुड़ती है ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत से। देखिए, प्लास्टिक बैन होने के बावजूद पड़ोसी राज्यों से और इनफॉर्मल ट्रेड के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी सिक्किम में एंट्री ले रहा है। ईपीआर प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को लीगल रूप से मजबूर करता है कि जो पैकेजिंग उन्होंने बनाई है उसके वेस्ट को मैनेज करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इस लीकेज को रोकने के लिए ये मैकेनिज्म एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगर हम इस स्टेट के मॉडल को पड़ोसी राज्यों से कंपेयर करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सिक्किम का ये डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी लेड मॉडल हिमाचल प्रदेश के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, जहां हिमाचल अभी 30% ओडीएफ प्लस मॉडल पर ही अटका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिक्किम भूटान की तरह एक मैसिव सेंट्रलाइज्ड नेशनल स्ट्रैटेजी लागू करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। सच्चाई यही है कि हर मॉडल के अपने अलग ट्रेड ऑफ्स और चैलेंजेस होते हैं। सेक्शन 4, ज़ीरो वेस्ट बाय 2030। अब देखते हैं आगे का रोड मैप। सिर्फ बैन्स और फाइन लगाना कभी भी काफ़ी नहीं होता। आगे के रोड मैप का मेन असूल यही है कि वेस्ट को कचरा नहीं बल्कि एक रिसोर्स माना जाए। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एडवांस्ड एमआरएफ्स लगाना। दूसरा, डिजिटल डेटा ट्रैकिंग से पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाना। और तीसरा, सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशंस को दिल से अपनाना। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बायो संजीवनी प्रोजेक्ट, जहां ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस और एक प्रीमियम हाई वैल्यू फर्टिलाइजर में बदला जा रहा है। इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आकर हमारे सामने कुछ बहुत ही गहरे सवाल खड़े होते हैं। क्या टूरिज्म से होने वाले इस कचरे को इकोनॉमी का नुकसान किए बिना मैनेज किया जा सकता है? क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स आने से सच में एफिशिएंसी बढ़ेगी या फिर इससे सोशल इक्विटी पर असर पड़ेगा? ये दिखाता है कि सच्ची सस्टेनेबिलिटी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि विकास और संरक्षण के बीच लगातार चलने वाला एक नाजुक बैलेंस है। खैर, अगर सिक्किम के इस वेस्ट मैनेजमेंट रेवोल्यूशन ने हमें थोड़ा भी इंस्पायर किया है तो मेरे चैनल गोल्डन सनराइज थॉट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, इस कहानी को अपने फेलो चेंज मेकर्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। एक साथ मिलकर हम हर सनराइज को एक क्लीनर और ग्रीनर डॉन में बदल सकते हैं।